अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से ही होंगे। लास्ट हम लोग जो लेक्चर स्टार्ट किया था हमने, उसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था और चैप्टर नंबर 6 के कुछ टॉपिक्स पढ़े थे हमने। चैप्टर 6 के हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए हैं। जो हमारे टॉपिक्स रह गए हैं आज हम उन टॉपिक्स की स्टडी करेंगे। जो टॉपिक्स हमारे चैप्टर 6 में रहते थे उनके अंदर पहला टॉपिक का नाम है कंडीशंस, स्टेट्स, टाइप्स। ये 3 टॉपिक्स हैं जो कि हमारे रह गए हैं रिगार्डिंग इक्विलिब्रियम। अब हम इन 3 टॉपिक्स को स्टडी करेंगे कि क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम से मुराद है कि वो कौन सी ऐसी काइंड्स हैं, वो कौन सी ऐसी शराइत हैं, वो कौन से ऐसे उसूल हैं जिनकी बुनियाद पर हम इक्विलिब्रियम स्टेट को मान सकते हैं। उनके बगैर इक्विलिब्रियम स्टेट पॉसिबल नहीं है। तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कंडीशंस लागू होंगी, उसमें पहली कंडीशन होगी फोर्स की। और फोर्स के हवाले से कंडीशन क्या होगी? फोर्स के हवाले से कंडीशन होगी दैट समीशन एफ इज़ 0। ये आपके पास इक्विलिब्रियम की पहली शर्त है, पहली कंडीशन है। अब समीशन से क्या मुराद है? ये साइन है, इस साइन को समीशन कहा जाता है और इसका मतलब है सम ऑफ ऑल, यानी कि तमाम एलिमेंट्स का, तमाम ऑब्जेक्ट्स की सम को हम कहेंगे समीशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ 1 2 3 4, 4 मैंने नेचुरल नंबर लिखे हैं, तो इन चारों नेचुरल नंबर का जो सम होगा, जो समीशन होगा, वो आपके पास होगा। आप इन चारों को प्लस करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका समीशन कहलाएगा। मीन्स दैट द समीशन ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स इज़ 10। अब यहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कहा गया है दैट द समीशन ऑफ फोर्सेस इज़ 0। तमाम फोर्सेस जो किसी ऑब्जेक्ट पर लग रही हैं उनका सम 0 होना चाहिए। अगर उनका सम 0 होगा तभी वो बॉडी इक्विलिब्रियम की स्टेट में कहलाएगी। जैसे कि ये एक मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, अब इस ऑब्जेक्ट में हम कुछ फोर्सेस अप्लाई करेंगे और उस फोर्सेस की एप्लीकेशन के बाद हम ये देखेंगे कि क्या ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है या नहीं। अगर यहाँ से इसको आगे की जानिब एक फ़ोर्स लगाई जाती है और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन, ये F1 फोर्स है जो कि इसको आगे की जानिब धकेल रही है। इसी तरीके से यहाँ पे इसको वापस पीछे की जानिब एक फ़ोर्स लगाई जाती है और इसका मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं -20 न्यूटन। माइनस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये इसको वापस खींच रही है। इसी तरीके से इस बॉडी का कुछ ना कुछ वेट होगा जो कि इसको ज़मीन की जानिब खींच रहा होगा। जो इस बॉडी का वेट होगा उसकी हम वैल्यू ले लेते हैं। वेट चूँकि फोर्स के बराबर है तो हम इसमें वेट की वैल्यू ले लेते हैं 15 न्यूटन। और किसी भी बॉडी को जब सरफेस पे रेस्ट पोजीशन पे रखा जाता है या बैलेंस पोजीशन पे रखा जाता है तो उस सूरत में उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन भी अप्लाई हो रहा होता है जो कि उसके वेट के बराबर होता है लेकिन ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पर हमने जो सेकंड नॉर्मल रिएक्शन लिया वो -15 लिया। जो वेट है और नॉर्मल रिएक्शन है, ये तो दोनों बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। अगर आप फोर्स अप्लाई नहीं भी करेंगे तब भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका वेट अप्लाई हो रहा होगा और वेट के रिज़ल्ट में, वेट के रिएक्शन में उसका कोई ना कोई नॉर्मल रिएक्शन भी होगा। लेकिन यहाँ पर हमने एडिशन किया है, 2 एक्स्ट्रा फोर्सेस इसके ऊपर लगाई। फ़िलहाल इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 4 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। एक इसका नॉर्मल रिएक्शन है, एक इसका वेट है और 2 फोर्सेस हमने अप्लाई की हैं। ये 4 फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट पर लग रही हैं।
अब अगर हम ये देखें कि क्या इन चारों फोर्सेस को आपस में प्लस करने से आंसर ज़ीरो आता है या नहीं, अगर तो इन चारों को प्लस करने से, इनको ऐड करने से इन चारों फोर्सेस का सम ज़ीरो आ जाए, समीशन ऑफ फोर्सेस ज़ीरो हो, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बॉडी जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में है। और अगर इसमें से किसी भी वैल्यू की वजह से इसका सम ज़ीरो ना आ सके तो हम कहेंगे कि ये बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब हम चेक करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर लिखते हैं समीशन ऑफ फोर्सेस इज़, कितनी फोर्सेस हैं, एक इसका नॉर्मल रिएक्शन है, एक इसका वेट है और दो फोर्सेस हमने लगाई हैं। हम इन चारों को ऐड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका वेट, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो -15 न्यूटन का है, -15, और इसका वेट जो है वो +15 का है। इसी तरीके से जो F1 फोर्स है वो +20 है और F2 फोर्स जो है वो -20 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि -15 और +15 जो है वो ज़ीरो होगा। सिमिलरली 20 -20 भी ज़ीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन तमाम का सम क्या है, ज़ीरो है। चूँकि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि ये एट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। फ़िलहाल ये इक्विलिब्रियम की हालत में मौजूद है। लेकिन अगर ऐसा हो कि अगर हम इसमें से किसी भी एक फोर्स की मैग्नीट्यूड को चेंज कर दें, अगर यहाँ पर हम 20 न्यूटन की जगह पर, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पहले 20 न्यूटन लिखा था, अब हम इसको बढ़ाकर 30 न्यूटन कर दें, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को 30 न्यूटन कर दें तो क्या होगा, क्या ये 30 न्यूटन के बाद भी इक्विलिब्रियम में रहेगा या नहीं रहेगा, उसको देखते हैं। समीशन F इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने जो नॉर्मल रिएक्शन रखा है वो -15 का ही रखा है, नॉर्मल रिएक्शन को हमने चेंज नहीं किया, वेट को भी हमने चेंज नहीं किया। F1 की जो फोर्स थी 20 न्यूटन, उसको हमने चेंज करके 30 कर दिया है। अगर हम इसको 30 कर दें तो क्या होगा, -15 एंड +15 ज़ीरो, 30 -20 इज़ +10। तो इसका मतलब है कि फ़िलहाल इसका आंसर जो है वो 10 न्यूटन आ रहा है। और जो 10 न्यूटन इसका आंसर आ रहा है, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका जो समीशन है तमाम फोर्सेस का वो ज़ीरो नहीं है। जब तक इसकी तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो इसलिए इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन के मुताबिक उसकी शर्त ये है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी भी डायरेक्शन में फ़ोर्स लग रही है, लेकिन तमाम फोर्सेस का जो सम है वो ज़ीरो होना चाहिए। फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लग सकती है, फोर्स किसी भी एंगल पे लग सकती है, फोर्स किसी भी मैग्नीट्यूड की लग सकती है। लाजमी नहीं है कि अगर यहाँ से 20 न्यूटन लगे तो इसके अपोजिट -20 ही लगे, इसके अपोजिट -30 भी लग सकता है। सिमिलरली वेट के अपोजिट इसका नॉर्मल रिएक्शन चेंज भी हो सकता है। लेकिन आपको देखना यह है कि तमाम फोर्सेस का जो कंबाइन इफेक्ट है, जो कंबाइन इसका सम आ रहा है, वो आपका ज़ीरो होना चाहिए। अगर तो उस ऑब्जेक्ट की ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो है तो हम कहेंगे कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अदरवाइज़ ये बॉडी इक्विलिब्रियम की स्टेट में नहीं है। सेकंड हमारे पास कंडीशन है फोर्सेस की। जो कंडीशन हमने पढ़ी, फोर्सेस की कंडीशन थी दैट द सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी ज़ीरो। इसके बाद जो सेकंड कंडीशन है वो है टॉर्क। टॉर्क को हमने स्टडी किया। टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड टॉर्क। किसी भी बॉडी को जब मूव किया जाता है तो मूव करते वक्त उस बॉडी के अंदर जो फोर्स अप्लाई की जा रही थी, उस अप्लाई की वजह से जो उसके अंदर इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, जो उसको मूव कराएगा, उस इफेक्ट को, उस टर्निंग इफेक्ट को हम टॉर्क का नाम देंगे। और टॉर्क के अंदर भी कंडीशन यही है कि टॉर्क का भी समीशन ज़ीरो होना चाहिए। मींस अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं, तो उसके अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उस टॉर्क का भी सम ज़ीरो होना चाहिए। अगर तो उस टॉर्क का सम ज़ीरो है, इट मीन्स दैट इट इज़ इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास ये एक लॉन्ग रिजिड बार है जिसको हमने इसके सेंट्रल पॉइंट से फिक्स किया हुआ है। अब सेंट्रल पॉइंट से फिक्स करने के बाद
ये फिक्स है, यानी कि जब हम इसको घुमाएंगे तो ये इसी पॉइंट के गिर्द घूमेगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो इसका मोमेंट आर्म है, ये जो इसका डिस्टेंस है, इसको मैं 10 मीटर सपोज कर लेता हूँ। इसी तरीके से यहाँ तक भी जो इसका डिस्टेंस है वो 10 मीटर ही होगा, क्योंकि ये पॉइंट सेंटर में। अब मैं इसको पॉइंट ए और पॉइंट बी की तरफ फोर्स लगाकर रोटेट कराना चाहता हूँ। अगर मैं इसको पॉइंट बी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, सपोज़ मैंने इसमें जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाई है वो मैंने लगाई है 30 न्यूटन की, और इसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव करने के लिए यहाँ से मैं एक अपवर्ड डायरेक्शन की फ़ोर्स लगाऊंगा, वो भी 30 न्यूटन की होगी, लेकिन चूंकि उसकी डायरेक्शन चेंज है तो वो मैंने माइनस में ले ली। ये सपोजिशन के मुताबिक मैंने इस पॉइंट के गिर्द, इस सेंट्रल पॉइंट के गिर्द मैंने दो फोर्सेस लगाई हैं। जैसे ये मार्कर है, इसको अगर मैं यहाँ से एक फ़ोर्स लगाऊंगा तो ये नीचे की जानिब मूव करेगा। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि इसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना है, इसको और ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है, ज़्यादा घुमाना है, तो हम यहाँ से नीचे भी फोर्स लगाएंगे और यहाँ से ऊपर भी फोर्स लगाएंगे। जब हम इसके दोनों जानिब फोर्स लगाएंगे तो दोनों जानिब फोर्स लगाने से यहाँ से अगर नीचे की तरफ और यहाँ से ऊपर की तरफ फोर्स जाएगी तो ये थोड़ा आसानी से मूव कर सकेगा। तो हमने यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को इस फिक्स पॉइंट के गिर्द मूव कराने के लिए दो फोर्सेस अप्लाई की हैं। एक फोर्स 30 न्यूटन है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इसके अपोजिट जो सेकंड फोर्स है वो माइनस में ली जाएगी। अब अगर हम देखें कि यहाँ पे जो सेंट्रल पॉइंट O है, O से A तक के बीच में जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसको अगर हम देखें, टॉर्क का हमने फार्मूला पढ़ा था, टॉर्क इज इक्वल टू F क्रॉस D, मीन्स इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो O से B के लिए टॉर्क जो प्रोड्यूस होगी O से B तक, O से B तक की जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है उसमें फोर्स है 30 और आपके पास मोमेंट आर्म है 10। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 30 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपके पास 300 न्यूटन मीटर इतना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है O से लेकर B तक। और अगर मैं देखना चाहूँ कि O से लेकर A तक कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो O से लेकर A तक के लिए इसी -30 फोर्स है, क्योंकि A पॉइंट पर जो फोर्स लग रही है वो -30 है, इसको मल्टीप्लाई करा लिया जाएगा 10 से, तो ये आ जाएगा -300 न्यूटन मीटर। आपके पास ये जो टॉर्क आई है O से A तक, ये नेगेटिव आई है क्योंकि ये सेकंड फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में है। अब अगर हम ये देखना चाहें कि अंडर द एक्शन ऑफ दीज टू फोर्सेस, दीज टू टॉर्क्स, क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रही है, उसको देखने के लिए हमें इसकी फोर्स को, इसकी टॉर्क्स को प्लस करना पड़ेगा। हम इसका समीशन निकालेंगे, दैट द समीशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क फ्रॉम O टू A प्लस टॉर्क फ्रॉम O टू B। टॉर्क निकालने के लिए जो दो टॉर्क्स हमने पढ़े हैं, हम इन दोनों टॉर्क्स को आपस में ऐड कर लेंगे। O से A तक का जो हमारे पास टॉर्क आया है वो -300 आया है, और O से B तक का जो टॉर्क आया है वो +300 आया है। अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0। चूँकि इसका टोटल टॉर्क 0 है तो हम ये कहेंगे कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रही है। अब इस बॉडी को हम ये देखेंगे, क्योंकि ये बॉडी इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रही है इसलिए इसकी समीशन 0 है। अगर हम इसमें किसी भी पॉइंट पर फोर्स को बढ़ा दें या कम कर दें, यानी कि यहाँ पर हम इसकी फोर्स जो है नेगेटिव साइड पर 20 न्यूटन कर देते हैं, क्योंकि मोमेंट आर्म को हम चेंज नहीं कर सकते। अब हम मोमेंट आर्म तो दोनों तरफ बराबर ही रहना चाहिए। अब यहाँ पर हमने इसमें -20 न्यूटन टॉर्क किया है एट पॉइंट A। एट पॉइंट A जो हमारी फोर्स है हमने उसको डिक्रीज़ कर दी है। अब पॉइंट A पर फोर्स को डिक्रीज़ करने से होगा क्या, O से B तक चूँकि हमने मोमेंट आर्म और फोर्स दोनों को चेंज नहीं किया तो O से B तक की हमारे पास टॉर्क भी सेम आएगी। लेकिन O से A में हमने यहाँ पर क्या किया है, ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी सी कर दी है। यहाँ पर O से A तक के लिए हमने वैल्यू ऑफ फोर्स को चेंज करके 20 कर दिया है, तो हमारे पास यहाँ पर जो टॉर्क आएगा वो 200 न्यूटन मीटर आ जाएगा।
अब अगर हम इस कंडीशन के ऊपर अगर हम देखना चाहें कि क्या ये इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है, तो हम यहाँ पर देखते हैं समीशन टॉर्क इज इक्वल टू समीशन ओ ए प्लस ओ बी। ओ से ए तक की जो वैल्यू थी जिसमें हमने फोर्स को डिक्रीज़ किया, उसके अंदर फोर्स को डिक्रीज़ करने से टॉर्क इसका कितना हो गया, -200 हो गया, -200। एंड देन ओ से बी तक का तो सेम 300 ही था, तो -200 + 300 हो जाएगा 100 न्यूटन मीटर। तो यहाँ से आपके पास जो टॉर्क आई, वो अफेक्टिव टॉर्क जो है, कम्युनिकेटिव टॉर्क जो है, वो आपके पास 0 नहीं रही, वो आपके पास 100 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फोर्स को चेंज करते हैं तो फोर्स को चेंज करने की वजह से हमारी टॉर्क जो है वो 0 नहीं रहती और हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम से हट जाती है। तो इक्विलिब्रियम की शराइत यही हैं कि आपके पास ये जो दो बेसिक कंडीशंस हैं उनको फॉलो करना है। अगर ये दोनों कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं तो हम कहेंगे कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अदरवाइज नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्टेट्स। इक्विलिब्रियम की कितनी स्टेट्स हैं? इक्विलिब्रियम की हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, जिसमें से पहली स्टेट का नाम है स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। इन 3 स्टेट्स के मुताबिक ये क्या है, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल किसे कहते हैं हम? यहाँ पर जो आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम है उसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करें, उसको अपनी पोजीशन से चेंज करें, तो चेंज करने के बाद क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम देखेंगे। जैसे मैंने ये एक कॉन की एग्जांपल ले ली। अब यहाँ पर ये एक राइट सर्कुलर कॉन है। इस सर्कुलर कॉन में जो इसके पास इसकी सर्कुलर शेप है, इसको हम बेस का नाम देते हैं और इसके इस पॉइंट को हम एपेक्स का नाम देते हैं। फिलहाल ये कॉन जो है ये अपनी बेस की बुनियाद पर खड़ी हुई है, ये अपनी बेस पर मौजूद है। बेस पर मौजूद कॉन को अगर मैं यहाँ से मूव कराऊँ, थोड़ा सा डिस्प्लेस कराऊँ, तो थोड़े से डिस्प्लेस कराने से क्या होगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस कराने से ये थोड़ी सी देर बाद हिलने जुलने के बाद, वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस करने के बाद ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी। अगर मैं इसको मूव कराऊं, अगर मैं इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस कराऊं, तो हो सकता है कि थोड़ी सी इसकी ये पोजीशन बन जाए, थोड़ी सी देर बाद ये वापस इधर घूमेगी और ये अपने इस पॉइंट के गिर्द जो है ये घूमती रहेगी। इसकी जो असल पोजीशन है वो ये है, इसकी असल पोजीशन का पॉइंट ये है, एपेक्स इसका यहाँ पर है, लेकिन ये इस तरीके से अपनी इर्द गिर्द घूमने के बाद थोड़ी सी देर बाद ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी। तो चूंकि इसको अगर हम मूव कराएंगे, मूव कराने के बाद ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी, तो उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि एक ऐसी ऑब्जेक्ट की स्टेट जिसमें ऑब्जेक्ट को मूव कराया जाए, ऑब्जेक्ट को अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाए और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाए। इसके बाद अनस्टेबल कंडीशन देखते हैं कि जो अनस्टेबल स्टेट है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किस स्टेट को कहा जाता है। अनस्टेबल का मतलब अगर मैं इसी कोन को उल्टी डायरेक्शन में खड़ा कर दूं, इस डायरेक्शन में अगर मैं खड़ा कर दूं, तो यहाँ पर हमने इसके अंदर क्या किया है, हमने इसके एपेक्स को हम नीचे ले गए हैं और एपेक्स को नीचे ले जाने की वजह से अब अगर मैंने इसको यहाँ से पकड़ा हुआ है तो ये अपनी जगह पर कायम रहेगी, लेकिन जैसे ही मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस करूँगा ये अपनी जगह से हिल जाएगी और हिलने के बाद ये वापस अपनी जगह पर आएगी भी नहीं। स्टेबल इक्विलिब्रियम में तो ऐसा था क्योंकि इसकी बेस ज़्यादा बड़ी थी, इसने सरफेस एरिया ज़्यादा कवर किया हुआ था, तो इसको जब हमने मूव कराया तो ये थोड़ी सी मोशन के बाद वापस अपनी पोजीशन पर आ गई।
लेकिन अगर यहाँ पर मैंने अनस्टेबल के अंदर इसको हल्का सा भी मूव कराया तो इसका सरफेस एरिया बिल्कुल एट द सिंगल पॉइंट है, बहुत ही मिनिमम है, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आ सकेगी। अगर इसको मैंने मूव कराया, मूव कराने के बाद फॉर एग्जांपल इसकी सेकंड हमारे पास ये स्टेट बनती है, तो ये आहिस्ता 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 ये अपनी इस हालत में आ जाएगी और ये गिर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस किया तो डिस्प्लेस करने के बाद ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आई, बल्कि इसने एक नई पोजीशन इख्तियार कर ली। तो अगर हम इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस करें और डिस्प्लेस करने के बाद ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए तो इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर हम इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस करवाएं, इसको हम मूव करवाएं, डिस्टर्ब करें, तो डिस्टर्बेंस के बाद ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन ना कर पाए, ये गिर जाए, तो इसको हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके बाद हमारे पास थर्ड है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं कि अगर हमारे पास यही कोन अपनी साइड पर रेस्ट कर रही है, कुछ इस तरीके से ये कोन अपनी साइड पर रेस्ट कर रही है, इसको हमने लेटाया हुआ है, तो सबसे पहली कंडीशन में तो हमने इसको कुछ इस तरीके से खड़ा हुआ था कि इसकी बेस नीचे थी, सेकंड में हमने इसके एपेक्स को बेस बना दिया। अब इसकी जो थर्ड कंडीशन है, जो थर्ड पोजीशन है, वो ये है कि ये अपनी बेस के हवाले से साइड पर मौजूद है। अब अगर हम इसको यहाँ से डिस्टर्ब करते हैं तो यहाँ से डिस्टर्ब करने के बाद ये क्या करेगी? ये गिरेगी नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी गिर चुकी है, ये ऑलरेडी अपनी बेस पर मौजूद है, इसने बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया कवर किया हुआ है। अब अगर इसको हम यहाँ से हिलाते हैं, इस पोजीशन पर अगर हम इस मार्कर को, लेटे हुए मार्कर को अगर हम हिलाएंगे तो ये क्या करेगा? ये मूव करेगा और मूव करने के बाद ये एक नई पोजीशन बना लेगा, और जो इसकी नई पोजीशन होगी वो इसकी पुरानी पोजीशन से बिल्कुल मिलती जुलती होगी। यहाँ पर भी जब हम बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं तो वो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आती। इसको जब मैं रोल करूँगा तो रोल करने के बाद हो सकता है कि ये थोड़ी सी अपनी पोजीशन चेंज कर ले, इसका ये वाला बेस जो है सर्कुलर एरिया इसका थोड़ा इधर आ जाए, ये कुछ थोड़ी हल्की बहुत ये यूँ हो जाए, या फिर ज़्यादा हमने कर दिया तो हो सकता है इसके बेस इस डायरेक्शन में चली जाए। लेकिन इसमें देखेंगे कि हर सूरत के अंदर हर सूरत में इसके पास जो नेक्स्ट पोजीशन होगी वो नेक्स्ट पोजीशन इसके ओरिजिनल पोजीशन से मिलती जुलती होगी। अगर इसको हम एज अ कोन लेते हैं तो यहाँ पर अगर हम इसको मूव कराएं किसी भी डायरेक्शन में तो जो इसकी नेक्स्ट पोजीशन आ रही है वो इसकी पुरानी पोजीशन से सिमिलर आ रही है। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास? यहाँ पर हमारे पास ये था कि यहाँ पर हमारे पास इसको जब हमने मूव कराया था तो मूव कराने के बाद जो इसकी नेक्स्ट पोजीशन आई थी वो इस पोजीशन की ओरिजिनल के साथ सिमिलैरिटी इख्तियार नहीं कर रही थी। उसमें एपेक्स पर स्टैंड करके इसको हमने खड़ा किया हुआ था और इसकी बेस जो थी वो हाइट पर थी। लेकिन जब हमने इसको डिस्प्लेस किया तो इसकी ये साइड नीचे लग रही है, इसके अंदर भी ये साइड नीचे लग रही है, यानी कि इसकी और इसकी जो पोजीशन है वो सिमिलर है। तो इसको हम कहेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर रिपीट करता हूँ मैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर हम किसी चीज़ को अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कराएंगे तो वो अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगी। अनस्टेबल के अंदर अगर हम उसको डिस्प्लेस कराएंगे तो वो वापस नहीं आएगी, जबकि न्यूट्रल के अंदर जब हम उसको डिस्प्लेस कराएंगे तो वो अपनी वापस पोजीशन पर नहीं आएगी, लेकिन जो पोजीशन वो मेंटेन करेगी वो तकरीबन सिमिलर होगी उसकी ओरिजिनल कंडीशन से। नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में हम ये पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम की कितनी टाइप्स हैं। ये हमने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा था इक्विलिब्रियम में कि इक्विलिब्रियम की दो बेसिक टाइप्स हैं, एक है स्टैटिक और डायनामिक। डायनामिक वर्ड का मतलब है मोशन, टू मूव। डायनामिक का जो बेसिक मतलब है वो है मोशन, और स्टैटिक का मतलब है एट रेस्ट,
ये इन वर्ड्स के मीनिंग है। अब इनको हम इक्विलिब्रियम में कैसे पढ़ रहे हैं या हमने इनको इक्विलिब्रियम के अंदर स्टैटिक और डायनामिक का नाम क्यों दिया है, उसकी रीज़न ये है कि इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन ये है कि वो बॉडी जिसकी एक्सेलरेशन 0 हो वो इक्विलिब्रियम में होती है। अब बॉडी की एक्सेलरेशन 0 दो सूरतों में होती है, या तो वो बॉडी रेस्ट पे होगी, वो बॉडी मूव ही नहीं कर रही होगी, तो वो इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। इसी तरीके से अगर वो बॉडी मूव तो कर रही है लेकिन वो एक ख़ास वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो हम उसको कहेंगे कि वो भी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। तो इसी तरीके से टाइप्स में अगर बॉडी मूव करे और वो उसकी मोशन जो है वो वेरिएबल ना हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, तो वो बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगी। अगर वो बॉडी रेस्ट में है, मींस नो मोशन, तो वो स्टैटिक है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम को डिफाइन कैसे करेंगे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम को ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ सच काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच द बॉडी इज मेंटेन इट्स रेस्ट पोजीशन। एक ऐसी इक्विलिब्रियम की पोजीशन जिसमें वो बॉडी रेस्ट में होती है, उसको हम स्टैटिक कहते हैं। डायनामिक में आएगा, इट इज़ सच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच द बॉडी मूव्स इन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर हम कह सकते हैं द बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रही तो उस सूरत में भी उस बॉडी की एक्सेलरेशन 0 होगी, तो उसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। ये आपके पास दो टाइप्स थी इक्विलिब्रियम की, और इन टाइप्स की अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो स्टैटिक की एग्जाम्पल में आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, स्टैंडिंग बस या कोई भी ऐसी एग्जाम्पल जिसमें वो चीज़ रेस्ट पोजीशन पर मौजूद हो। और अगर आपने डायनामिक की एग्जाम्पल देनी है तो डायनामिक की आप ये कह सकते हैं दैट द कार मूव इन अ सर्कुलर पाथ, या फिर आप कह